बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो खबरें दूंगा आपको एक साथ, और ये दोनों बड़ी अहम हैं। एक तो रिपोर्ट आई है जी, द नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2020। ये बरतानिया में एक तहकीकात हुई हैं और कई साल लगाकर हुई हैं। बड़ा लंबा अरसा उन्होंने स्पेंड किया, उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने बड़ा गहराई में उतर के काम किया और अब एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट ने मुसीबत डाल दी है। नवाज शरीफ साहब या उनके बच्चे या इस किस्म के और बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों से पैसा लूट कर, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो उन मुल्कों के अंदर कोई और ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो उन मुल्कों में जजेस हैं, चाहे कुछ भी हैं, माफियाज हैं, वो जो पैसा लूट कर लेकर गए बाहर पाकिस्तान से, जो लंदन में पहुंचाया उन्होंने पैसा, उस हवाले से ये एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के बाद ये सारे लोग मुश्किलात में पड़ने वाले हैं, क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी इसके ऊपर इशारा दिया जा रहा है कि फर्दर काम करेगी। लेकिन ये रिपोर्ट उन्होंने बताई है, मैं इस रिपोर्ट के ऊपर तफसीली बात करता हूँ अभी आपके साथ। दूसरा, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मोहम्मद खान शहरानी, ये बड़े सीनियर रुकन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इनका पाकिस्तान की जो उलमा की कौंसल्स हैं उनके अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पाकिस्तान में इस्लाम के हवाले से जो अहम तरीन शरई फैसले हैं उनके अंदर इनका बड़ा अहम रोल रहा है और बड़े बाअसर आलिम दीन है मौलाना मोहम्मद खान शहरानी साहब। और इनको ये समझा जाता है कि सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा इस्तीफे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके हाथ में नकद मौजूद है, आप उधार के चक्कर में अपना नकद फेंकने जा रहे हैं। यानी इन्होंने कहा कि अगर इस्तीफे दे देगी अपोजिशन तो उनको कोई मुस्तकबिल नहीं होगा और कोई मुस्तकबिल नज़र भी नहीं आ रहा। लिहाजा इन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए राजी नहीं हो रही, इसलिए इस्तीफे देने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो धरना उन्होंने दिया था वो पार्टी से मुशावरत के बगैर दिया था। अब पार्टी के अंदर से मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू होगी। किस तरह की आवाज़ें हैं? मौलाना शरानी साहब का स्टेटमेंट है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का स्टेटमेंट है, दीगर कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो रही है उनकी पार्टी में। इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। मौलाना साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं और एक मजहबी सियासी जमात है उनकी। और जब ये सियासी जमात बनाई गई थी तो इसका मकसद ये था कि इस सियासी जमात के ज़रिए से इस्लाम की खिदमत करनी है, मज़हब को आगे लेकर जाना है। जो जमीयत उलमा इस्लाम बनाई गई थी, जमीयत उलमा इस्लाम हिंद, फिर ये पाकिस्तान में फजलुर रहमान ग्रुप बन गई, फिर एक जो है वो मौलाना साहब जो थे समीउल हक साहब सीन बन गई। तो मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें बनती रहीं। तो मजहबी सियासी जमातों का पहला नुक्ता नज़र ये होता है कि वो दीन के लिए काम करेंगे, अपनी सियासत को दीन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों से हो ये रहा है कि वो दीन को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी कामयाबी के लिए, मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी ताकत के लिए, मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपने अपोजिशन के जो उनके खिलाफ दूसरी पार्टीज हैं उनको दबाने के लिए, और मज़हब के ज़रिए से वो ज़ाती इक़्तिदार हासिल करते हैं। होना तो ये था कि अगर इनको इक़्तिदार मिलता तो उससे ये मज़हब की खिदमत करते, दीन की खिदमत करते। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। बजाय इसके कि मदारस के बच्चों की ज़िंदगियों को बेहतर किया जाता, सियासत हासिल करने के बाद, सियासत में कामयाबी हासिल करने के बाद, हो ये रहा है कि मदारस के बच्चों को अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो कुर्बान किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब इससे पहले हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी यही कह चुके हैं कि इस्तीफे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मौलाना साहब की अपनी जमात नहीं चाहती कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन मौलाना साहब उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप इस्तीफे दीजिए। अगर वो इस्तीफे देते हैं तो पार्टी की मुशावरत के ऊपर पूरी तरह से अमल नहीं होगा, क्योंकि सीनियर मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं इस्तीफे नहीं देने चाहिए, और हम तभी देंगे जब पीपल्स पार्टी देगी। और पीपल्स पार्टी के बारे में सब जानते हैं पहले दिन से कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, वो इस्तीफे जमा नहीं करवाएंगे, ना वो सिंध की असम्बली तोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में ये परसेप्शन बन रही है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक बोझ बनते जा रहे हैं। उनकी ज़िद और उनका गुस्सा उनकी सियासत पर हावी हो चुका है। वो अपनी पार्टी को बार बार मुश्किलात में डाल रहे हैं। वो पार्टी जो आराम से 5 साल के बाद जाकर इलेक्शन लड़ती थी और अपनी सीटें निकाल के साइड पे हो जाती थी, वो पॉलिटिकल पार्टी एहतजाजी सियासत पे लग गई है। वो मजहबी सियासी जमात जो बड़े बड़े तालीमी और लोगों को दर्स देने के हवाले से, लोगों को शऊर और आगाही देने के हवाले से इस्लामी सेमिनार्स और प्रोग्राम्स मुनक्कद करती थी, वो पार्टी की जो ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा बदल के पॉलिटिकल ज़ुबान हो चुकी है।
बल्कि इस लेवल तक चले गए कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को अच्छा करने की बजाय उसमें मौलाना साहब का गुस्सा और उनकी जिद जो है वो उसके अंदर कुछ इस तरह के जुमले आ गए हैं जो मौलाना साहब को जेब नहीं देते बतौर एक आलम दीन। अगर कोई और करे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आलम दीन करें तो फिर उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो जो तशख्खुस है, बजाय इसके कि मौलाना साहब की सियासत फायदा देती इस्लाम को, काम उल्टा हो रहा है कि उनकी सियासत से उल्टा ये हो रहा है कि ये तो मौलवी साहब हैं, ये तो आलम दीन है, ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं, उल्टी बदनामी हो रही है। तो इस वजह से पार्टी में एक दूसरी सोच पैदा हुई है कि नौजवानों को जिनको दीन सीखना है, इल्म सीखना है, आलिम बनना है और मुआशरे की खिदमत करनी है और लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का काम करना है, उनको मौलाना साहब एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जिस रास्ते पर नॉर्मली सियासी जमातें अपने कारकुनों को ले जाती हैं, टकराव, तसादुम, लड़ाई, इन चीज़ों पे। तो वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। अभी आपको 2-3 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मजीद आवाज़ें भी आएंगी। मैं ये इसलिए जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल जो हैं वो मदारिस में आते जाते गुजारे हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है। तो मैं ये जानता हूँ कि उनकी परवरिश किस माहौल में होती है और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक काम ये हो रहा है कि उनको दूसरे रास्ते पे लगाया जा रहा है जो उनके शाया निशान नहीं है। उनकी अजमत, उनकी इज्जत कुछ और है, लेकिन मौलाना साहब अपने सियासी मकासद में लाइन क्रॉस कर चुके हैं। पहले तो उन्होंने वो लाइन क्रॉस की जो रियासत के इदारों की है और अब वो एक और लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो उनके दीन की है, उनके मज़हब की है, वहाँ पर उनके तशख्खुस की है। तो मौलाना साहब का एक बहुत बड़ा कद है, एक बहुत बड़ा उनका आलिम दीन के तौर पे वो पहचाने जाते हैं, तो उनको बहुत सारी डेकोरम का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अब पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हो रही है, मौलाना साहब के लिए मुश्किलात हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तहकीकाती रिपोर्ट पे आप आ जाएं। द नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2020 की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर कुछ 10-12 नुकात हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ये जो है बड़ी लंबी और तफसील से लिखी हुई एक रिपोर्ट है। इसके 152 सफ़हात हैं इस रिपोर्ट के, और ये रिपोर्ट मौजूद है इंटरनेट पे। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आप जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो इंकशाफात हैं। नंबर 1, गुज़िश्ता चंद सालों से गैर कानूनी पैसा बहुत तेज़ी से बरतानिया में आ रहा है। 2017 और 18 में ये पैसा आने का सिलसिला 21% तक बढ़ गया है। नंबर 2, ये पैसा ऑफशोर कंपनियों में लगाया जाता है ताकि इसका कोई रिकॉर्ड बाकी ना रहे। यानी ये पैसा जो आता है बाहर से, ये ऑफशोर कंपनियों में लगाया जाता है, ऐसी कंपनियों में जिसका पता नहीं चलता किसके नाम पे है। इसका रिकॉर्ड ताकि बाकी ना रहे, ऑफशोर कंपनियों में डालो ज़्यादातर पैसा। नंबर 3, सेंट्रल लंदन की प्रॉपर्टीज़ इस पैसे को खपाने का एक अहम तरीन जरिया है। यानी ये लोगों को अपनी तरफ बुला रही हैं, ऐसे लोगों को जो करप्शन कर रहे हैं, जो अपना पैसा छुपाना चाहते हैं। सेंट्रल लंदन, जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के जहाँ पे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे बहुत महल नुमा फ्लैट्स और मकानात बने हुए हैं, ये जो सेंट्रल लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पैसे को खपाने के लिए या इस पैसे को छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बनती चली जा रही हैं। अब तक की तहकीकात के मुताबिक, ये चौथा पॉइंट है, गुज़िश्ता 10 सालों में 5 अरब बरतानवी पाउंड्स से ज़्यादा सेंट्रल लंदन की इस प्रॉपर्टी के अंदर छुपाए गए हैं, यानी इसके अंदर लगाए गए हैं। 5 अरब बरतानवी पाउंड एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। ये पैसे सिर्फ सेंट्रल लंदन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर लगाए गए हैं गुज़िश्ता 10 सालों में, और ये रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 5, बरतानवी निज़ाम में भी ये लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा ला रहे हैं वो नकब लगा रहे हैं, बरतानवी निज़ाम को भी धोखा दे रहे हैं। ये टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टीज़ की मालियत और कीमत को, जो ख़रीदने की कीमत है, उसको कम जाहिर करते हैं, और इसमें उनका साथ देते हैं मकामी एजेंट्स, जो स्टेट एजेंट्स हैं या जिनको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो उनकी मदद कर रहे हैं। छठा नुक्ता जो इसके अंदर लिखा है रिपोर्ट में, बहुत अहम है। इनमें से बेशतर लोग वो हैं जो यहाँ पे पैसा लेकर आते हैं, छुपा कर इलीगल तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगाते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग अपना पैसा यहाँ पे लाके छुपा देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हब बन चुकी हैं गैर कानूनी पैसे का। इनमें बेशतर लोग वो हैं जो अपने मुल्क में अपनी दौलत के बारे में मालूमात छुपाना चाहते हैं। यानी जिन मुल्कों से वो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि उनके मुल्कों के अंदर उनके मालो दौलत का या उनकी इमारत का पता ना चले और ये पैसा यहाँ पे छुपा दिया जाए। नंबर 7,
ये पैसा दूसरे और तीसरे दर्जे के ममालिक में करप्शन का पैसा है, जिसे मनी लॉन्डर करके बरतानिया पहुंचाया जाता है। ये क्लियर कर दिया इस रिपोर्ट ने कि इसमें बेशतर पैसा जो है, जो सेंट्रल लंदन की प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो, हक हलाल के पैसे से कौन जाएगा और जाके इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेगा। ये तो प्रॉपर्टीज लेते हैं, एक्चुअली प्रॉपर्टीज नहीं लेते, ये अपना पैसा जमा करते हैं वहां पे, प्रॉपर्टीज को भी इंजॉय करते हैं, पैसा भी वहां जमा हो जाता है। तो ये पैसा दूसरे और तीसरे दर्जे के जो ममालिक हैं, गरीब मुल्क बेचारे, तरक्की पजीर या पसमानदा ममालिक, उन ममालिक के जो लोग करप्शन करते हैं, ये वो करप्शन का पैसा है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग करके गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंचाया जाता है। ये हो गया 7वां नुक्ता जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। 8वां एक और नुक्ता बड़ा अहम है, वो कह रहे हैं बरतानवी कवानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ये कुछ इसके ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर कुछ बैनुल अक़वामी जो बॉडीज हैं वो भी इस पर बात कर रही हैं, और वो इस पर बरतानिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बरतानवी कवानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जहां उन्होंने थोड़ी जगह छोड़ी हुई है लोगों के लिए ऑफशोर कंपनीज और प्रॉपर्टीज खरीदनी और ये वो, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर गैर जिम्मेदारी का तासुर बन रहा है बरतानिया के लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और समेत कई बैनुल अक़वामी जो इस तरह की बॉडीज हैं वो तनकीद कर रही हैं और मुतालबात कर रही हैं। नंबर 9, बरतानवी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। जो बरतानवी हुकूमत की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट डाल दी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। 152 सफ़ों की ये रिपोर्ट है। अब इसके अंदर 10वां नुक्ता यह है कि असासों को मुंजमद करने की एक कंपेन चलाई जा रही, यानी इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि ये सारे जो असासे हैं सेंट्रल लंदन के, इनको मुंजमद कर दिया जाए। यानी नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी, आसपास की सारी प्रॉपर्टीज जिन जिन के बारे में शक है, उन सारी प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया जाए, ना अब वो खरीदी जा सके और ना अब वो बेची जा सके। जो स्टेटस है वहीं पर रोक दिया जाए, और उसके बाद इंक्वायर किया जाए ये किस किस के पास है, किन किन मुल्कों से आई हैं और किन किन लोगों ने खरीदी हैं, और उनके पास ये पैसे कहां से आए। अगर कोई इसका प्रूफ दे कि उसका पैसा जायज़ है तो ठीक है, जो ना दे पाए तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके मुल्क को दे दी जाए वापस। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मिसाल जैसे मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टी की मैं आपको मिसाल दे देता हूं। उन्होंने 50 मिलियन पाउंड का एक महल नुमा घर जो है वो खरीदा था। 50 मिलियन पाउंड पता कितने होते हैं? ये अगर मैं आपको बताऊं तो 5 करोड़ पाउंड है, और ये पाकिस्तानी पैसों में बनेंगे 212-13 रुपए का एक पाउंड है। तो ये 10 अरब 60 करोड़ से जायद ये पैसा है। 10 अरब 60 करोड़ से जायद का ये एक घर था। तो ना सिर्फ ये पैसे पकड़े उन्होंने बरतानिया में, बल्कि उन्होंने 140 मिलियन पाउंड जो बैंकों में था वो भी फ्रीज कर दिया मलिक रियाज का। और फिर ये कहते हैं जी मैंने सेटलमेंट की, लेकिन वो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के वतन वापस देने का, जो पाकिस्तान में वापस देने का जो है वो प्रोसेस बरतानिया ने बाद में किया। मलिक साहब इस पर कुछ और कहते हैं, लेकिन जो बरतानवी हुकूमत है वो कुछ और कहती है। फैक्ट्स जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए। 190 मिलियन पाउंड है, और ये मलिक साहब का उन्होंने खुद मर्जी से नहीं दिया, ये पकड़ा गया था बरतानिया में। ये इलीगल पैसा मनी लॉन्डर करके आया है। इससे आपने 50 मिलियन पाउंड का एक घर बनाया हुआ है जो 10 अरब 60 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी बनता है, और इससे दुगने से भी ज़्यादा पैसे, यानी कि 25-30 अरब रुपए आपने अलग से वो रखा हुआ था। तो ये लगभग कोई 40 अरब के करीब पैसा था जो पाकिस्तान को बरतानिया ने वापस किया। ये एक मिसाल है उसकी। तो इस तरह होगा, ये पैसे पकड़े जाएंगे तो वहाँ के मुल्कों से पूछा जाएगा जनाब बताएं आप, बेशुमार मुल्कों में इन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये भागे हुए हैं, जैसे मियाँ साहब वगैरह भागे हुए हैं। अगर तो इस रिपोर्ट के ऊपर अमल होता है, और बरतानवी हुकूमत का इस रिपोर्ट को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो अपने इमेज को ठीक करना चाहते हैं। मतलब यह है कि इमरान खान जैसे लीडरों ने जो शोर मचाया, तीसरी और दूसरी दर्जे की जो ममालिक है वहां से, तीसरी दुनिया से जब आवाज़ आई कि जनाब हमारा पैसा लूट के, हमारा पेट काट के, हमारे खून पसीने की कमाई को ये लोग लूट के आपके मुल्कों में ले आते हैं, और आप उनको वहां पे अपने पास रख लेते हैं और इनको भी अपने पास रख लेते हैं, तो हम किधर जाएं? हम मेहनत करते हैं, हमारा पैसा ये ले जाते हैं लूट के बाहर। लिहाजा ये पैसा हमारा हमें वापस किया जाए, और आप लुटेरों को तहफ़्फ़ुज़ देना बंद करें। तो इस किस्म का, यानी पिछले दिनों मैंने आपको ये भी बताया ना कि जब उन्होंने कुछ बंदे डिपोर्ट किए पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान वापस भिजवाना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान ने बंदे लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि डिपोर्ट करना है तो सारों को करो। इलीगल इमिग्रेंट जो है वो सिर्फ ये नहीं है, नवाज शरीफ भी हैं, उनको भी वापस भेजें आप, वो भी गैर कानूनी बैठे हैं वहाँ पे। लिहाजा ये इमरान खान साहब का और इस जैसे और दीगर जो ममालिक के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनके मुतालबात हैं, और ये मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और इसके अंदर नुक्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11वां, कि नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात करेगी इन मामलात की, और जहाँ जहाँ पे वो तहकीकात करेगी वो इसको तेज़ी से करेंगे। इस पर हो सकता है उनको कुछ फर्दर
उनको उनको हेल्प आउट भी करना पड़े, उनके लिए कोई लचक पैदा करनी पड़े, तो केस टू केस फॉलो किया जाएगा और तेज़ी से इस मामले को आगे निपटाया जाए। ये मुतालबात आ रहे हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ की जानिब से। और 12वां एक नुक्ता ये है कि रेवेन्यू और कस्टम में भी नुकसान हो रहा है बरतानिया के मुताबिक, क्योंकि ये पैसा छुपाया जा रहा है और चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से बरतानिया के टैक्स में और उसके जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें और कस्टम का जो उसका सारा निज़ाम है उसको भी ये लोग चीट कर रहे हैं। तो ये 12 अहम तरीन नुकात थे जो 152 सफ़ों की इस रिपोर्ट के अंदर थे। रिपोर्ट बहुत अहम है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं जाके, और ये PDF फाइल इसकी मौजूद है। बरतानिया की जो हुकूमत की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इन्होंने इसको डाल दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तानियों का तो बेशुमार पैसा बाहर पड़ा है, हिंदुस्तानियों का पड़ा हुआ है, बांग्लादेशियों का पड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, चीन का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ, रशिया का पैसा पड़ा। जो लोग भागते हैं छोटे मुल्कों से वो भाग के अपना पैसा जाके इन मुल्कों में रखते हैं। लिहाजा जब यहाँ पे तहकीकात होंगी और ममालिक अपने पैसे वापस मांगेंगे तो वो पैसे वापस मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो ये एक स्टेप है और ये ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगा, हो सकता है ये आइंदा चंद सालों में हो, लेकिन उस तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब तक लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।